नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वायुमंडल और जलवायु। तो वायुमंडल और जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले वायुमंडल होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पृथ्वी के चारों ओर कई प्रकार की गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वायुमंडल किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। तो इसकी जो मोटाई है वो कई 100 किलोमीटर तक है, यानी बहुत ज़्यादा मोटाई है इसकी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। तो मतलब ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के साथ टिका हुआ क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी शक्ति की वजह से टिका हुआ है। तो पृथ्वी के सभी जीव श्वसन के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, जो हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करता है। और वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी और रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल है वो सर्दी गर्मी से हमारी रक्षा करता है। अतः वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के धरातल का जो तापमान है वो रहने योग्य है। अब वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वायुमंडल है वो अनेक गैसों, जल वाष्प और धूल कणों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें से प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इनके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियोन, जिनोन, क्रिप्टॉन और मीथेन गैसें भी विद्यमान है। तो इन गैसों के नाम अपने को याद रखना है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें रहती हैं ये पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर। तो जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। आप सभी को मालूम होगा कि हम जो गैस छोड़ते हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हम जो गैस छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन बना के जो गैस छोड़ते हैं उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, जो कि वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, प्राणदायक है। तो वर्तमान समय में अधिक जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ रहा है। तो इसे भूमंडलीय पतन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, क्योंकि CO2 की जितनी मात्रा बढ़ेगी उतना पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये जो तापमान बढ़ रहा है इसको भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। ये मैप आप इसके अंदर बना हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन कितना % है, ऑक्सीजन कितना % है, अन्य गैसें कितनी % है, ये देख आप पता लगा सकते हैं। और ये इसमें लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो कि समस्त गैसों का लगभग 99% है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% है लगभग, ऑक्सीजन लगभग 21% है। तो गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प भी पाई जाती है। अधिक ताप के कारण जब जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को जल वाष्प कहा जाता है। कहने मतलब है जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जो पानी है वो भाप बन के वायुमंडल में चला जाता है, और वायुमंडल में विद्यमान जो ये गैसीय जल है इसी को जल वाष्प कहा जाता है। यह केवल शोभ मंडल में पाई जाती है। मतलब हमारे वायुमंडल के अंदर अलग अलग परतें होती है, अलग अलग मंडल होते हैं। तो उन मंडलों के बारे में हम आगे अभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह केवल शोभ मंडल में ही पाई जाती है। इसे आर्द्रता भी कहते हैं, जल वाष्प को आर्द्रता भी कहते हैं। धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी जो मात्रा वो कम होती जाएगी। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा है वो इसी से होती है, जल वाष्प की वजह से ही। जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। आगे पढ़ते हैं। वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व धूल कण है, जो वायुमंडल में इधर उधर उड़ते रहते हैं। इन धूल कणों के द्वारा
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या वजह है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लालिमा भी धूल कणों के कारण ही दिखाई देती है। हम सुबह जब जल्दी उठते हैं और जब शाम को सूर्यास्त होता है तब हम देखते हैं कि सूर्य के आसपास लालिमा छाई हुई रहती है। तो वो किस कारण है? वो इसी कारण है, धूल कण होते हैं, इस वजह से अपने को दिखाई देती है। तो संघनन में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि इन्हीं पर जल की छोटी छोटी बूंदें जमकर बादलों का निर्माण करती है। इनके अभाव में संघनन संभव नहीं है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल किससे बना हुआ है उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायुमंडल को ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर विभाजित किया है? तापमान के आधार पर। और कितनी परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। यह पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। आइए वायुमंडल की संरचना को एक चित्र की सहायता से समझते हैं। तो ये चित्र आपके सामने बना हुआ है कि मतलब कौन सा मंडल कितने किलोमीटर तक है, ये सब इसमें दिया हुआ है। अब इसका हम सबसे पहला मंडल जो है, सबसे नीचे वाला मंडल, उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी तूफान, तड़ित चालन, मतलब बिजली चमकती है वो वाली बात, ओलावृष्टि, पाला आदि, ये सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस परत की ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है, जो वनस्पति सहित सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहा जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती है, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को और क्या कहा जाता है? शांत मंडल भी कहा जाता है। अन्य नाम, क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या है? शांत मंडल। आगे पढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में। क्षोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, इसलिए वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। तो मतलब वायुयान, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार एग्जामों में कि वायुमंडल की किस परत के अंदर एरोप्लेन यानी हवाई जहाज उड़ते हैं। तो अपने को याद रखना है कि समताप मंडल वेरी इंपॉर्टेंट है। वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। ओजोन गैस है, वो भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन गैस का काम क्या है? ये है ना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके धरातल तक नहीं आने देती है। इस प्रकार इन हानिकारक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। अब तीसरा मंडल है मध्य मंडल। समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल नामक तीसरी परत स्थित है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। मतलब कोई अगर उल्कापिंड टूट कर आ रहा है हमारे वायुमंडल की तरफ, तो मध्य मंडल तक आते आते वो टूट कर जल जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। अब इसी के ऊपर आयन मंडल है। आयन मंडल मध्य मंडल के बाद 80 से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल की चौथी परत को आयन मंडल कहा जाता है। संचार की दृष्टि से यह परत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब संचार की दृष्टि से, तो संचार की दृष्टि से यह परत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे, जो रेडियो संचार तरंगे हैं, वो भी इसी परत से परावर्तित होकर वापस पुनः अपने पास लौटती है। अब सबसे बाहरी जो मंडल है बहिर्मंडल कहलाता है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ गैसें अत्यंत विरल अवस्था में होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसें ज़्यादा पाई जाती है। इस मंडल के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसके बारे में आगे देखते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है? तो किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है।
मतलब मौसम है ना, वो बहुत ही कुछ समय के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं ना, मौसम आज सुहावना है, मौसम आज बहुत गर्म है, तो वो अल्प समय के लिए होता है। और मौसम में कम से कम लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। वायुमंडल जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह इतना धीमी गति से होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से इसे अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें दीर्घ काल के बाद दिखाई देता है। तो मौसम और जलवायु के तत्व क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। तो वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवनें आदि हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप। पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के तत्व कौन कौन से हैं, या फिर अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दें तो उसमें पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन सा नहीं है। 3 इसमें से दे देते हैं, एक अलग दे देते हैं, तो पूछा जा सकता है ये। तो वायुमंडल के ये सभी तत्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इसके बिना मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे बात करते हैं तापमान के बारे में। तापमान का अर्थ है वायु कितनी गर्म है, मतलब वायु कितनी गर्म है वही टेम्परेचर तापमान है। हम हमेशा इसे अनुभव करते हैं। हमें कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी भी लगती है। यह वायु के तापमान के कारण ही होता है, जिसे हमारी चमड़ी महसूस करती है। दिन रात एवं ऋतुओं के अनुसार वायु के तापमान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। रात की अपेक्षा दिन में, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है। तो गांवों में तापमान कम होता है, शहरों में ज़्यादा होता है, क्योंकि शहरों में जो पेड़ पौधे नहीं होते हैं, गाँव में तो पेड़ पौधे भी होते हैं, इसलिए तापमान कम रहता है। और शहरों में तो मकान ही मकान होते हैं, पेड़ पौधे कहीं दिखाई नहीं देते हैं, इस वजह से शहरों का तापमान अधिक होता है। तो सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो सबसे ज़्यादा तापमान भूमध्य रेखा पर होता है, जो पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच होती है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान लगातार कम होता जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, इसलिए ध्रुवों पर बर्फ जमा होती है। सूर्य से दिन में पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका रात में दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। इससे पृथ्वी पर ताप संतुलन बना हुआ रहता है। तापमान की जो मापने की इकाई है वो सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। तापमान मापने की इकाई कौन सी है, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। और तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तापमान मापने वाले यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो आगे लिखा क्या आप जानते हैं कि धरातल से क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम पृथ्वी में ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड कम होता जाएगा। आगे देखते हैं वायुदाब के बारे में। वायुदाब क्या होता है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु है वो हमारे शरीर में बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं से दबाव डालती है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसी को वायुदाब कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है परिभाषा है वायुदाब की, अंडरलाइन कर लीजिए। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायुदाब कहा जाता है। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 किलोग्राम भार पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना भार पड़ता है, 1 किलोग्राम। और सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक वायुदाब है वो समुद्र तल पर होता है तथा वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे वहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु है वो बहुत ठंडी होती है।
ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल के पास ही बनी रहती है, जिससे वहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है। हवाएं जो है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। वायुमंडल मतलब वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वायुदाब को मापने की इकाई कौन सी है? मिलीबार। वो वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब मापी या बैरोमीटर। वायुदाब मापी तो साधारण नाम है, अपने को बैरोमीटर ज़्यादा याद रखना है। बैरोमीटर से वायुदाब नापते हैं। फिर आगे लिखा, क्या आप जानते हैं वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को वायु दिक्सूचक यंत्र कहते हैं। मतलब वायु किस दिशा में बह रही है ये पता लगाने के लिए हम जो यंत्र काम में लेते हैं उसको वायु दिक्सूचक यंत्र तथा गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। मतलब वायु की गति कितनी, स्पीड कितनी है वो बताने वाले को एनीमोमीटर कहते हैं। जिस दिशा में पवन आती है उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे पूर्व से आने वाली पवनों को पूर्वी और पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी पवनें कहा जाता है। पर्वतों से आने वाली पवन पर्वत समीर और घाटी से आने वाली समीर को घाटी समीर कहते हैं। पवन की परिभाषा देख लेते हैं। पवन क्या होती है? आप पवन को प्रतिदिन महसूस करते हैं। आपने सूखते कपड़ों को अपने आप हिलते हुए देखा होगा। यह पवन के कारण ही होता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है जब यह सड़क पर पड़ी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। सोचिए, तेज पवन में हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से पवनें हैं वो 3 प्रकार की होती है। तो कहने मतलब यह है, पवन मतलब जैसे कोई कपड़ा अगर हिलता हुआ दिखाई देता है, अगर कोई सूखी पत्ती ज़मीन पे गिरी हुई है वो उड़ के दूसरी जगह पे चली जाती है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? पवन की वजह से होता है। पवन यानी हवा होता है, हवा की वजह से होता है। अब पवनें 3 प्रकार की होती है, नाम देख लेते हैं। पहली पवन का नाम है स्थायी पवन, दूसरी सामयिक और मौसमी पवन है, इसका बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्थायी पवन के बारे में देख लेते हैं। स्थायी पवनें ये 3 प्रकार की होती है। अब स्थायी पवनों को भी 3 भागों में बांटा गया है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें ये 3 प्रकार की होती है। इनका नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय ये वर्ष भर लगातार एक ही निश्चित दिशा में बहती है। ये लगातार एक ही दिशा में बहती है, इसलिए इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। वायु दाब की पेटियां एवं स्थायी पवनों के रेखा चित्र में इनकी दिशा और क्षेत्र को देखा जा सकता है। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें पता लग जाएगा कि स्थानीय पवनें किधर बहती है, स्थायी पवनें। दूसरी है सामयिक या मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। तटीय प्रदेशों में रात्रि में चलने वाली जो पवन है उसको स्थल समीर कहते हैं उसको, और जो दिन में चलती है, दिन में चलने वाली समीर को समुद्री समीर कहते हैं। ये इसके उदाहरण है। तो ये चित्र के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि जल समीर किसे कहते हैं, स्थल समीर किसे कहते हैं। चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तीसरे पवन का नाम है स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। जैसे राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म पवन को जिसे लू कहा जाता है। इसी प्रकार चिनूक ये रॉकी पर्वत पर चलती है। फोहन एवं मिस्ट्रल ये यूरोप में चलती है। आदि विश्व में अन्य स्थानीय पवनें हैं। तो अपने को याद रखना है कि रॉकी पर्वत पर जो हवाएं चलती है उसको क्या कहते हैं? चिनूक। और यूरोप में जो हवाएं चलती है उनको क्या कहते हैं? फोहन और मिस्ट्रल। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। आपके क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनों को आपने भी महसूस किया होगा। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, क्या आप जानते हैं कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। यह हम कई बार देखते हैं आसमान में जब एरोप्लेन जाता है, एरोप्लेन के चले जाने के बावजूद पीछे हमें धुआं दिखाई देता सफ़ेद सफ़ेद। तो ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है, इनके इंजनों से मतलब एरोप्लेन के इंजनों से निकली जो नमी है वो संघनित हो जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती है, बिखर नहीं पाती, इसलिए वो दिखाई देता है। तो वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई दे देती, क्योंकि जब हवा नहीं चलती है तो वो
एक जगह पे स्थिर रहता धुआं, हट नहीं पाता है। आगे देखते हैं आर्द्रता के बारे में। यदि किसी कारणवश जल भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाता है तो वायुमंडल में मौजूद इस भाप रूपी जल को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता की परिभाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। इसे वायुमंडल में नमी या जलवाष्प भी कहा जाता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण ही कपड़े देरी से सूखते हैं। मतलब वर्षा ऋतु में क्या होता है, आर्द्रता अधिक होती है इसलिए कपड़े बहुत देर से सूखते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठती है तो यह ठंडी होना शुरू हो जाती है। जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। बादल इन्हीं बूंदों का एक ऐसा समूह होता है। जब जल की ये बूंदें बड़ी हो जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है, तब ये वर्षा के रूप में धरातल पर गिर जाती है। अब वर्षा क्या होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। वर्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो प्रतिवर्ष समुद्रों के खारे जल को मीठे जल में बदलकर हम तक पहुंचाता है। तो जल पर मतलब पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना भी वर्षा कहलाता है। ये वर्षा की परिभाषा है। अधिकतर भूमिगत जल भी वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम होने पर जल की जो कमी है और सूखा हो जाता है, मतलब जल की कमी हो जाता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। अधिक वर्षा होने पर मैदानी भागों में पानी भर जाता है और उस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा के भी 3 प्रकार है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये याद रखने वाली चीज़ है। वर्षा के 3 प्रकार है, नाम याद रखना है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो विश्व में वर्षा का वितरण है वो भी अपन देख लेते हैं। विश्व में सभी स्थानों पर वर्षा एक समान नहीं होती है क्योंकि वर्षा का वितरण कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे पर्वतों की दिशा, समुद्र से दूरी, धरातल का स्वरूप, पवन आदि। ये सभी चीज़ें इनको प्रभावित करती हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। विषुवत रेखीय क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है इस धरती पर? विषुवत रेखीय क्षेत्र पर होती है। और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र मुख्य रूप से उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय के रूप में के तटीय क्षेत्र हैं जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर तक रहती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य भाग तथा शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है जिनकी मात्रा सिर्फ 25 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वर्षा न के बराबर होती है। ये निम्न वर्षा के क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। मरुस्थल, गर्म मरुस्थल क्षेत्र, वहाँ पे वर्षा तो बिल्कुल नहीं होती, मतलब नाम मात्र की होती है, जो खेती बाड़ी करने के लिए भी काम में नहीं आती, बहुत कम होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में भी वर्षा कम ही होती है जो हिमपात के रूप में होती है, मतलब ध्रुवों पर बर्फ़ जमी होती है तो वहाँ पे भी बारिश बहुत न के बराबर होती है, वहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है। तो आप जानते हैं कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा 117 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं अंडरलाइन करना भूल गया था लेकिन आप अंडरलाइन कर लीजिए। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? 117 सेंटीमीटर है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान एवं आर्द्रता के कारण प्रतिदिन सायंकाल में संवहनीय वर्षा होती रहती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये मैप बना हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं, विश्व का मैप है, वर्षा का वितरण है, वर्षा कहाँ पर कितनी होती है, सब दिया हुआ अलग अलग चित्रों के माध्यम से आप अच्छी तरह से देख के समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ आओ करके देखें। भारत के वर्षा वितरण को देखिए और उन क्षेत्रों की पहचान कर सूची बनाइए जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक एवं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर आप उस मैप को देख के आराम से दे सकते हैं। ये भारत का मैप है, भारत में कहाँ पे कितनी वर्षा होती है ये सब इसमें बताया गया है।
क्या आप जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भारत के मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों में स्थित मासिनराम और चेरापूंजी है। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं। समुद्रों व जंगलों का जलवायु पर प्रभाव। जल क्षेत्र का अपने निकटवर्ती क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्र की जलवायु वर्ष भर सम बनी रहती है, अर्थात न तो शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है और न ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। समुद्रों से अधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार समुद्रों के जल का वाष्पीकरण होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। इसलिए जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे वहाँ वर्षा भी अधिक होगी। साथ ही अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों की जलवायु भी सम बनी रहती है। इसके विपरीत जहाँ वनस्पति कम होती है वहाँ की जलवायु उष्ण और शुष्क होती है। आगे है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ उच्च वायुदाब होती है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। सामान्यतः चक्रवात समुद्र पर विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं? समुद्र पर। और तटीय भागों पर वर्षा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अपने को नाम याद रखने हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनसे जान माल का नुकसान कम होता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं, जिनसे विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो क्या आप जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं, कैरिबियन सागर और मेक्सिको में टॉर्नेडो कहते हैं, चीन और जापान में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज और बंगाल में की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, मतलब किस क्षेत्र में तूफान को क्या कहा जाता है, उनके नाम बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, याद रखने वाली चीज़ें। आगे पढ़ते हैं प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात हवाओं के द्वारा निर्मित वृत्ताकार, अंडाकार आदि लहरनुमा आकार, जिसके मध्य में उच्च वायुदाब तथा परिधि की ओर न्यून वायुदाब होता है, प्रति चक्रवात कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अंडरलाइन कर लीजिए आप। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती है, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुरूप तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती हैं। प्रति चक्रवात में हवाओं के केंद्र से चारों ओर अपसारी होने के कारण प्राय मौसम साफ रहता है तथा वर्षा नहीं होती है। तो प्रति चक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रवातों के पीछे पीछे चलते हैं। तो ये बातें हैं। इस प्रकार हमने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने परिवार के सदस्यों, अपने दोस्तों, अपने मित्रों को, परिवार के रिश्तेदारों को, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ये शेयर करो जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आते हैं जीके के, वो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक ज़्यादातर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।